Assalamu alaikum students of class 8. I hope you're all doing well. Students, today is the sixth lecture of SST. Moving forward with your chapter number 11, the concept of the two-nation state. Today we are going to learn and read something about our greatest leader of the two-nation theory, the concept maker, the mastermind, और जो हमारी पाकिस्तान की क्रिएशन में जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जना. कायद आज़म इज़ एन ऑर्डिनरी नेम, इनका असल नाम मोहम्मद अली जना था, एज यू ऑल नो. और जो है ना, कायद आज़म जो था, इनकी एफर्ट्स की वजह से द ग्रेट लीडर इनको नेम दिया गया था बाय द पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़. कायद आज़म वॉज बाय प्रोफेशन अ लॉयर. जब वो लंदन से अपना बैरिस्टरशिप करके इंडिया पहुंचे थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले अपने पॉलिटिकल कैरियर के स्टार्ट में कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 में. और कांग्रेस में एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर के तौर पे थे. उनकी डिसीजन मेकिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी. एंड आफ्टर इन 1910 ही जॉइंड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके बाद उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करी थी. और उस वक्त आगे 1913 से लेके 1916 से लेके ऑनवर्ड्स इन्होंने जॉइंट पोजीशंस होल्ड करी थी. कायद आज़म ने जॉइंट पोजीशंस मतलब कि वो कांग्रेस में भी पार्ट प्ले कर रहे होते थे उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह में, और मुस्लिम लीग का भी पार्ट थे. फिर 1916 में जब इनको जब इनको मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया था कायद आज़म को, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि we must have joint conferences, the Muslim League and the Congress, and we must work for our joint agreements, and we must work for a joint motive, a joint aim of getting an independent India. ये ब्रिटिश से उसको इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे ना इंडिया को, so that Muslims and Hindus could live independently and could work on their own rules and laws. सो इन्होंने वहाँ पे लखनऊ पैक्ट जब करवाया था 1916 में, उसके बाद कायद आज़म की सोच का टर्निंग पॉइंट आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम्स के लिए लेजिस्लेटिव राइट्स मांगे थे इन्होंने. उस वक्त इन्होंने एग्री कर लिया था कांग्रेस ने, बट आफ्टरवर्ड्स गांधी ने उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हिंदूज मेजॉरिटी में हैं, सारे लॉज और सारे रूल्स जो हैं वो हिंदूज के ही होंगे और हिंदूज की ही डिसीजन मेकिंग होगी, मुस्लिम्स की नहीं होगी. इस चीज़ से बहुत हर्ट हुए थे कायद आज़म, और 1920 में इन्होंने दोनों पोजीशन से, मुस्लिम लीग से भी और कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था, और बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे कायद आज़म. अच्छा, आप लोग इनके डिफरेंट पिक्चर्स को देखें. अगर एक ये पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड करी थी, कितने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के साथ कायद आज़म की पिक्चर है. इन्होंने इनकी सेइंग है, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान. ये 1940 के बाद की इनकी स्टेटमेंट है, बट ये पिक्चर इनकी काफ़ी पुरानी है कायद आज़म की. और ये जो आपकी बुक में, आपके चैप्टर में कायद आज़म की पिक्चर दी गई है, इसमें इनके एक्सप्रेशंस को ज़रा आप गौर से देखेंगे तो आपको फील होगा कि कितने पेन के साथ हैं वो. इनकी, आपको पता है कि कायद आज़म को लंग कैंसर डेवलप हो गया था. वो लंग कैंसर, अब तो आप काफ़ी साइंस भी पढ़ चुके हैं, और लंग कैंसर जो है ना, वो इतना ज़्यादा इनके अंदर सर्कुलेट हो गया था बॉडी में कि इनके ब्लड में और इनकी बोन में शिफ्ट हो गया था. वो ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, टीबी जिसको बोलते हैं, ये लंग का बेसिकली इन्फेक्शन और कैंसेरियस लेवल तक चला गया था. और उसके बाद आपको पता है, जब लंग्स ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, तो उसके साथ वो इन्फेक्शन ट्रैवल होके ब्लड में और फिर कायद आज़म की बोन्स तक में शिफ्ट हो गई थी. बहुत पेनफुल उनका ये सारा फेज था जो उन्होंने अपने ऊपर झेला, बर्दाश्त किया, और कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने मिस की हो, जो कि जहाँ से उनको फील हो रहा होता था कि मुस्लिम्स के लिए कोई ज़रा सा भी बेनिफिट मिल सकता है, उनको एक सेपरेट स्टेट मिल सकती है और इनके अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं कायद आज़म. तो उसको बिल्कुल अपनी सेहत को पीछे छोड़ के वो उसको मिस नहीं करते थे, और उनको बिल्कुल रेस्ट बताई हुई थी डॉक्टर्स ने कि आप मेडिसिन के साथ आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, और रेस्ट के बगैर आपकी तबीयत बेहतर नहीं होगी. लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बिल्कुल अपने आप को केयरलेसली लिया इन्होंने, और इसकी वजह से इनकी सेहत डिटीरियोरेट हो गई बहुत ज़्यादा, और मस्कुलर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो गई थी कायद आज़म को. बट उन्होंने कभी अपने किसी एड्रेस में अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया. सो हमारे कायद आज़म बहुत बड़े लीडर थे, हमारे लिए बहुत कुछ करके गए. वो हमारी जनरेशन्स जो है ना, उनको फ्री करके गए हैं, ठीक है, स्लेवरी से. तो लेट अस रीड समथिंग अबाउट हिम. Open up page number 91 of your book.
As we have seen for much of his life as a politician and a leader of the Muslim League, the Qaid believed in one state for the Indian subcontinent with a kind of federal government which would give the Muslims responsibility for most things. आपको पता है स्टार्ट से जितने भी हमारे ये थे वॉइसरॉयज आते थे ब्रिटिश के, सर क्रिप्स थे, फिर उसके बाद लॉर्ड वेवल थे, सिमला कॉन्फ्रेंस भी करवाई इन्होंने लॉर्ड वेवल ने, और क्रिप्स मिशन दिया गया, कैबिनेट मिशन था। मिस्टर एटली के आने से पहले पहले तक हमने जिस तरह 7th क्लास में पढ़ा था, सारे जो वॉइसरॉयज थे उनका एक ही मिशन होता था और उनका एक ही कंसर्न था कि फेडरल गवर्नमेंट बना ली जाए, सारे प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, सिर्फ जो है ना फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट देखे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के, और बाकी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट कर दी जाए। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी मर्जी के लॉज लाए, रूल्स लाए, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इंडिपेंडेंट होंगे। बट जो कांग्रेस थी और गांधी साहब जो थे, इनका बेसिक एम और पर्पस यही था कि हिंदू डोमिनेंसी होनी चाहिए, कहीं पर भी मुस्लिम डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी डिसीजन मेकिंग हिंदूज ही करें क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, वो रूल करें। तो ये चीज़ कायदे आज़म हमेशा से नेगेट करते आ रहे थे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ बल्क पॉपुलेशन मुसलमानों की मौजूद है, जिन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी मौजूद है, वहाँ पर मुस्लिम लॉज होंगे, लेकिन ये गांधी साहब रिफ्यूज कर देते थे हर दफ़ा। अच्छा जी, बट स्टडीली ही वाज ड्राइवन टू द बिलीव दैट दिस जस्ट वुड नॉट वर्क। आपको पता है कि जब लखनऊ पैक हुआ उसके बाद कितने डिसहार्ट हो गए थे कायदे आज़म। आहिस्ता 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 वो इलेक्शन जो 1937 के हुए थे उसके बाद सारे सिचुएशन क्लियर होती गई थी कायदे आज़म को, और इंडिपेंडेंट इंडिया से वो सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स तक की स्ट्रगल पे आ गए थे। द हिंदूज आफ्टर इंडिपेंडेंस वुड जस्ट टेक ओवर ऑल पावर, ये इनको फील भी हो गया था और उन्होंने क्लियर वर्ड्स में गांधी ने कह भी दिया था कि जब तक ब्रिटिश हैं वी विल फॉलो ऑल द लॉज, बट आफ्टरवर्ड्स जब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है इंडिया तो हिंदूज आर गोइंग टू रूल। Congress has suggested that independence be obtained first and the Muslim-Hindu problem sorted out later. अब ये later वाला काम जो था वो यही था कि हिंदूज ही जो है ना वो ओवरटेक कर लेंगे सब चीज़ों को। वो कहते थे हमारे साथ स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंट करवा लें इंडिया को, ब्रिटिश चले जाएं, उसके बाद हम बाद में प्रॉब्लम्स अपनी सॉर्ट कर लेंगे। तो कायदे आज़म को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट था कि बाद में मुस्लिम्स जो है ना वो बिल्कुल माइनॉरिटी की तरह हो जाएंगे और उनको ज़बरदस्ती सारे लॉज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। But Mr. Jinnah realized that once the British were not there to keep a controlling hand on the situation, the Hindus would seize everything worthwhile. So, at the meeting of the Muslim League at Lahore 1940, he put forward the goal of a separate Islamic state. ये हमारी लाहौर रेजोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है जी। उन्होंने फर्स्ट टाइम कायदे आज़म ने किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी गैदरिंग में ये अनाउंस किया था कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। This was the end of one nation plan. The Qaeda-Azam, the Qaeda had such a power over the Muslim population that the British would have to respect his proposal. अब इस बात का क्या मतलब है? He had such a power over the Muslim population. आपको पता है कायद-ए-आज़म स्टार्ट में जब इंग्लैंड से वापस आए थे पढ़ के, तो उनकी हिंदी बहुत ख़राब थी, मतलब he cannot communicate properly in हिंदी। तो उनके एड्रेसेस जो थे कायद आज़म के सारे वो इंग्लिश में हुआ करते थे, और इतनी बड़ी गैदरिंग मुस्लिम्स की वहाँ सामने मौजूद होती थी जो बेचारे अनएजुकेटेड सारे लोग थे। आपको पता है कि उन्होंने किस तरह ब्रिटिश के स्कूलिंग सिस्टम और इंग्लिश स्कूलिंग सिस्टम को मुस्लिम्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी ये तो काफिरों का सिस्टम है, काफिर हमें काफिर बनाना चाहते हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। एजुकेशन की साइड से हट गए थे मुस्लिम्स ना। तो जो है कायद-ए-आज़म जब कम्युनिकेट करते थे, चाहे उनको किसी को समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन उनके साइंस, उनके सिग्नल्स के ऊपर सारी ऑडियंस क्लैपिंग भी कर रही होती थी, और चाहे कुछ लोग सिर्फ समझ रहे होते थे, वो उनकी मैसेज को कम्युनिकेट करते थे, आगे कन्वे कर रहे होते थे। तो उनको ब्रिटिश को और हिंदूज को ये फील हो गया था कि कायद-ए-आज़म का बहुत एक कंट्रोलिंग और पावरफुल हैंड है मुस्लिम्स के ऊपर। दो द वाइसरॉय ट्राइड डेस्परेटली until the final act of partition to keep India united. आपको पता है सारे वाइसरॉयज, लॉर्ड वेवल, सर क्रिप्स जो थे, और सिमला कॉन्फ्रेंस की इन्होंने और सारी चीज़ की, बट ये सब यही चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 पाकिस्तान एंड 1 इंडिया करके,
उनको सेपरेट कर देते हैं, प्रोविंशियल स्टेटस दे देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट अलग हो जाएगी, लेकिन सारे अपने अपने लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वो कांग्रेस की वजह से ये सारे प्लान्स फेल हो गए थे। He did not really believe it would be possible. In August 1947, the two nation theory became a reality. ठीक है जी, यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। कायदे आज़म के सारे वो जो अपने लखनऊ पैक और कायदे आज़म ने जब कांग्रेस ज्वाइन करी, मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में थोड़ी सी रिवाइज हो गई होंगी जो हमने 7th क्लास में लर्न की थी। और वो वॉइस रॉयज ने सारी जो मीटिंग्स करी थी, शिमला कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद कैबिनेट मिशन था, जो सारे फेल होते गए थे। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स थे। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने आपने ना थोड़ा सा रिवाइज करना है, और इनके बारे में नेट पे भी सर्च करें, और अपने कायदे आज़म को थोड़ा सा लर्न, इनके बारे में थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें। उनकी लाइफ और उनकी लाइफ का एंड जिन बेसिस पे हुआ था और जो कॉन्सेप्ट लेकर चले थे, तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। That is all for today. I want you to revise and learn the objectives related to Azam Muhammad Ali Jinnah, and revise all the statements that he gave from joining the Muslim League till declaration of the Lahore Resolution, or declaring the demanding of a separate state for Muslims. Okay, that is all for today. Allah Hafiz.